लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में ये 2 स्लाइड का रफड़ था। ये कोर्स का हिस्सा ही नहीं, इनको मैं हटा रहा हूँ। ये वाली को, ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको पढ़ाया है। कोई बंदे का पर्सनल सवाल हो तो डिस्कस कर ले, क्लास का टाइम जाया ना करे, इसलिए कि कोर्स का मामला सबसे पहले देखिए जो पेपर में आया। ठीक है जी, उसको पहले देखें। हाँ, सिस्टम मैंने समझाने की कोशिश की है, जितना समझ आ गया है काफी। इतना तो समझ आ गया ना कि कंपनी वोटिंग से चलती है, किसके? शेयर होल्डर के। उससे क्या इलेक्ट होते हैं और वो क्या करते हैं? कंपनी चलाते हैं। ये बहुत है आपके लिए, राइट जी। बस इतना ही चाहिए, इससे ऊपर आप जहन में है तो अच्छी बात है तो अच्छी बात है। कल को आप लॉ पढ़ेंगे, आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन पेपर के लिए इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक होगी बात? तो इतनी बात सब बच्चों को समझ आई थी कल, राइट जी। और जो डायरेक्टर है वो एक रिपोर्ट प्रिंट करके किसको भेजेंगे? शेयर होल्डर, डेट्स ऑल। उन्हें साबित करना होगा कि वो ईमानदारी से कंपनी चला रहे हैं, कोई चीज उनसे छुपाएंगे नहीं, हर मामले को एजीएम में जो वो पूछेंगे उसका जवाब देंगे, राइट बच्चों। अच्छा, कल जो हम बातें कर रहे थे उससे एक बात सिर्फ कर लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ी? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ी? सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्ज कीजिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये बंदा है, इसने ये शॉप खोली है। ठीक है जी, इसने ये शॉप किसी वजह से नहीं चल पाई, बंद बंद हो गई, इसको आग लग गई, चलो खत्म। ठीक है जी, फायर ब्रिगेड को बुलाया है, आग बुझ गई, लेकिन दालें दूल्हे खराब हो गई, सामान खराब हो गए। ठीक है जी, अब बताइए, इसने इस बंदे के पैसे देने हैं। ये बंदा आके इसको पकड़ लेगा और इसको सारे पैसे देने पड़ेंगे उसके, हालांकि कि बिजनेस बंद हो चुका है। इसको क्या कहेंगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेटा बात समझ आ रही है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? कारोबार चले या ना चले, जिससे जो लिया है वो अदा। समझ आ रही बात की? अब इसी चीज को आम पार्टनरशिप, जिसको जनरल पार्टनरशिप कहते हैं, ये 3 दोस्तों ने बनाई है। ठीक है, ये प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे, किताबें छाप रहे थे। क्या कर रहे थे? किताबें छाप रहे थे। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। जिस इलाके में इनका प्रेस था वहां फ्लड आ गया, प्रेस और किताबें सब डूब गई। कागज वाला कहता है मेरे पैसे दो, इंक वाला कहता है मेरे पैसे दो, ये दोनों जाके इनको पकड़ लेते हैं। क्या होगा बताओ? क्या करना क्या पड़ेगा इन्हें? इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। इसको क्या कहेंगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी। हर सूरत ये पैसे देने हैं, कारोबार चले या ना चले। ठीक होगी बात? अब जनाब, इसी तरह 3 दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बजाय इस चक्कर में पड़ने के, उन्होंने एक कंपनी बना ली। उस कंपनी को जाके एक इदारे के पास रजिस्टर्ड करा दिया और बता दिया कि हम सब ने 10-10 लाख रुपया डाल के 3 मिलियन से ये कारोबार शुरू किया है। तो वहां पे फॉर्म जमा कराने से ये बन गई लिमिटेड लाइबिलिटी का, राइट जी। नो प्रॉब्लम, क्या बन गई? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब इनके साथ भी यही हुआ कि अचानक जल्जला आया और इनकी बिल्डिंग भी ढह गई और कारोबार भी बंद हो गया। अब जिन लोगों ने पैसे देने हैं, क्या वो इन्हें पकड़ सकते हैं आगे? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या होगा जब कभी बिल्डिंग में जो सामान समून पड़ा है उसको बेच के जितने पैसे बनेंगे थोड़े थोड़े सबको दे देंगे, बाकी पैसे वो इनसे ले सकते हैं? नहीं, क्यों? कारोबार की हैसियत अलग है और इनकी हैसियत अलग है। इसको क्या कहेंगे? लिमिटेड लायबिलिटी, जो कि कंपनी रजिस्टर्ड हुई है एससीसीपी के पास एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, राइट होगी बात? चले हम मान लेते हैं, फर्ज करें हम इतनी बुरी बातें नहीं करते। अब समझ आ गई लिमिटेड लायबिलिटी की? सब बच्चों को आई है? ठीक है भाई। जी बेटे, जी बेटे। हाँ हाँ, वो भेज देंगे, लिक्विडेट कर देंगे ना, सब चीजें लिक्विडेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पैसे देने हैं ना, तो जितने चुकाए जा सके।
किसी के 100 था 40 मिल गए, किसी का 200 था उसको 80 मिल गए, बस ऐसे ही होगा, थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाएगा, लेकिन मालकान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। राइट जी। चले हम ये हटा देते हैं ये बात। चलो जी, कंपनी चल रही है, क्यों जलाना चाहते हो आप, गुस्सा क्यों कर रहे हो कंपनी पे, इतनी बुरी बुरी गंदी गंदी बातें क्यों कर रहे हो आप लोग। ठीक है जी, कंपनी चल रही है, रनिंग में आ गई है, ठीक है जी, माल आ रहा है, चल रहा है, कंपनी काम कर रही है। इनके जहन में ख्याल आया कि यार हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमारे पास और बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम क्या करते हैं, इसको आईपीओ के तहत पब्लिक लिमिटेड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, पब्लिक लिमिटेड बना देते हैं। पहले क्या थी, प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसा करते हैं, हम इसके शेयर अवाम में, ढेर सारी अवाम है उसमें बेच देते हैं, अपना पैसा भी बीच में ही रहेगा, उसके भी शेयर्स बन जाएंगे, जितना पैसा होगा उसके शेयर्स बन जाएंगे। ठीक है ना, जैसे 10 लाख है ना, तो 10 लाख को 10 पे तकसीम कर दो, 1-1 लाख शेयर आ जाएगा सबको, बाकी शेयर किसमें बेच दिए, अवाम में। अब इनका पैसा भी आ जाएगा और अवाम का पैसा भी इसमें आ जाएगा। अब ये क्या बन गई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, प्राइवेट से क्या बन गई, पब्लिक लिमिटेड। और इसके लिए किस में जाना पड़ा, आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये पब्लिक लिमिटेड बन गई, तो प्लीज, कल किसी बच्चे ने मुझे कहा कि फिर गवर्नमेंट का, ओ यार इसका गवर्नमेंट के नहीं है, पब्लिक का मतलब है इट्स अ डिफरेंट कंपनी जिसमें अवाम का पैसा लगा हुआ है, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आप ये कह सकते हैं ये एक छोटी सी अलग रियासत है एक तरह से। ठीक है, इनका अपना चार्टर है, इनका अपना वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये कारोबार है और ये हुकूमत नहीं चला रही। वही जो इलेक्शन के बाद क्या इलेक्ट हुए थे, वो इसको चला रहे। राइट जी, नो मुश्किल, ये बात थी कल जो आपके साथ हमने की। सही हो गई बात। आज लिमिटेड लाइबिलिटी क्लियर है सब बच्चों को। ठीक है जी, किताब के हवाले से बात कर रहा हूं मैं, और लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों है ये हमने बात कह दी थी कि इसकी एक अलग लीगल हैसियत है। अगर इस कंपनी का नाम जो है लेट से शहबाज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो ये क्या हो गई, शहबाज लिमिटेड कंपनी अलग है और शहबाज साहब अलग है, कोई उनसे पैसे नहीं मांग सकता। और अगर इसमें अवाम के शेयर भी आ गए तो शेयर होल्डर का भी कोई कसूर नहीं है। जैसे मैंने एक मिसाल दी कि मेरे कैप्को में शेयर्स हैं, अब कैप्को को अल्लाह ना करे बंद हो जाती तो कोई मेरे घर आ जाएगा, चलो पैसे निकालो, नहीं, हमारे पैसे जितने लगे हुए वो डूब जाएंगे, बाकी हम, हमारे प्राइवेट एसेट्स को कोई खतरा, वरना तो लोग शेयर्स ही नहीं खरीदेंगे। क्यों, वरना फिर लॉस आके लोग घर से मांगेंगे, इतने पैसे कम पड़ गए और दे दो, क्या ख्याल है, हो सकता है, नहीं, क्योंकि क्या है आपके पास शील्ड है, कौन सी शील्ड है, लिमिटेड लायबिलिटी, ये शील्ड है। और शेयर होल्डर और मालिकान इसके पीछे खड़े, उनके जाती एसेट्स को कोई खतरा नहीं है। राइट बच्चों, और हमने कहा कि ये क्या है, लेट से पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है और प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, जिसके साथ लिमिटेड का वर्ड आ गया वो कंपनी वो क्या हो जाएगी, वो लिमिटेड हो जाएगी। राइट जी। अच्छा, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाहे कि अवाम का पैसा भी उसमें लग जाए, अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अवाम भी पैसा लगाए और पैसा कमा ले डिविडेंड की शक्ल में, तो वो क्या करेंगे, आईपीओ में चले जाएंगे। आईपीओ के तहत क्या करेंगे बच्चों, शेयर जाके अवाम में बेच देंगे और अवाम का पैसा भी कंपनी के अंदर आ जाएगा, जो जो पैसा लगा देगा। राइट जी, और वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे। सही हो गई जी बात। अब ये क्या चीज है जी, शेयर होल्डर ने इलेक्ट किया किसको, ये क्या करेंगे, कंपनी चलाएंगे। कंपनी जब चलाएंगे तो इसमें सबसे अहम आदमी है चेयरमैन, वो काम चलाएगा। लेकिन दो अफसरों का बड़ा जिक्र है इनका। कहते हैं कंपनी इज क्रिएटेड इन कॉर्पोरेटेड थ्रू ए चार्टर ऑफ आर्टिकल। चार्टर ऑफ आर्टिकल होता है इसका आइन, क्या होता है कंपनी का आइन। उस आइन में क्या लिखा होगा कि जी ये कंपनी बनाई गई है लेदर इंडस्ट्री के लिए, ये लेदर इंडस्ट्री के अलावा कहीं काम नहीं करेगी। तो ये सीमेंट बना सकती है, नहीं, क्यों नहीं बना सकती जी, उसके आइन में लिखा हुआ है कि ये बनी लेदर के लिए, तो इस तरह की बातें उसके अंदर लिखी होती हैं।
तो ये एक खासी वो 3 4 पेज 10 पेज 15 पेज की किताब बन जाती है। ठीक होगी बात। आइन जो है फाउंडर्स, जो फाउंडर्स होते हैं वो लिखते हैं, लेकिन हमने आमतौर पे देखा है लिखता लिखता कोई भी नहीं है। जब कंपनी लोग रजिस्टर्ड कराने जाते हैं वहाँ मुख्तलिफ तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पड़े होते हैं, उनमें से एक पकड़ के वो जर्नल को पकड़ के थोड़ा बहुत आल्टर कर देते हैं। जैसे फिल इन दी ब्लैंक नहीं होते, ये इस इंडस्ट्री से बसता है, आगे फिल इन दी ब्लैंक आपने लिख दिया सीमेंट लेदर इस तरह करके, तो पहले से एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बना हुआ है। लेकिन आमतौर पे जो भी जिसने पहले कंपनी का आइडिया लिया था वो लिख के बैठ लिखता है इसके ऊपर, ख्याल किया उसके बस करना क्या था। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो कंपनी अपने आइन के मुताबिक चलती है। द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ नहीं सवाल आएगा आइन कौन लिखता है, ये आपके जहन में सवाल है, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ जो लिखा है उसने वही पूछना है। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, हैज 3 की कंपोनेंट। कौन कौन से बच्चों? स्टॉक होल्डर्स, डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट। अब देखिए जो स्टॉक होल्डर है वो उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स का तो पता लग गया। डायरेक्टर्स कहाँ से आए? शेयर होल्डर ने उन्हें इलेक्ट किया। इलेक्ट कैसे किया? एक इलेक्शन हुआ और वहां पे कई सेट ऑफ पीपल ने अप्लाई किया होगा या कैंडिडेट बने होंगे, जो वोट जिसको ज्यादा मिले होंगे वो आगे होंगे। लेकिन बात बच्चों मेरे से पूछ रहे थे चेयरमैन कैसे आएगा, सीईओ? जब वो पैनल पूरा ऐलान करेंगे तो वो पहले बताएंगे ना हमारा चेयरमैन कौन होगा। यानी मींस के ये 10 लोग हैं तो ये पहले बताएंगे ना कि इसमें ये चेयरमैन होगा, ये सीईओ होगा, ये सीएफ होगा, ये सीईओ होगा। ये सब बातें ये बताएंगे पहले। क्या ख्याल है, बात समझ आई है? तो ये सवाल आपका था कि अच्छा जी वो चेयरमैन कैसे बनेगा, और भाई जब वो अपना पैनल अनाउंस करेंगे उसमें वो लिख कर देंगे उनको कि ये चेयरमैन होगा। तो अगर ये जीते तो इनका चेयरमैन, अगर वो जीत गए तो उनका चेयरमैन, इस तरह ये लोग आ जाएंगे। अब बात आ गई क्या जी, 3 अहम एंटिटी। डायरेक्टर्स क्लियर है हमें? मैनेजमेंट कौन होती है बच्चों? इंतजामिया ऑफिसर्स। ठीक है जी, वो ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो प्रमोट होते होते क्या कह सकते हैं, ऊपर चले जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर फिर सुपरवाइजर, तो इनको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजर्स का मजमूए को हम क्या कहते हैं, ठीक है जी, मैनेजर्स के मजमूए को। और मैनेजर किसके अंडर काम कर रहे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। अच्छा, तो अब मैनेजमेंट क्लियर है आपको, डायरेक्टर क्लियर है आपको, क्या चीज रह गई, स्टॉक होल्डर। अच्छा जी, सवाल ये है कि स्टॉक होल्डर क्या होते हैं। स्टॉक होल्डर हम किनको कहते हैं, जिनके सामने हमने शेयर्स बेचे थे और ये मालिकाना इनके सामने जवाब दे। तो वो क्या लिखता है, किताब क्या लिखती है, कहती है कि स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कॉर्पोरेशन होल्डिंग स्टॉक एंड प्रोवाइड देम विद सर्टेन राइट्स। यानी इसका मतलब है ये जो शेयर होल्डर है इनके राइट्स होते हैं। राइट्स का मतलब क्या हुआ, हकूक होते हैं इनके। अच्छा, हकूक क्या होते हैं, कहता है दे रिसीव ए पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेशंस, और जो प्रॉफिट मिलता है उसका नाम क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड इसलिए कि बहुत सारे प्रॉफिट को हमने तकसीम किया है ना, तो डिवाइड से क्या लफ्ज निकल आया, डिविडेंड। डिवाइड से क्या लफ्ज निकल आया, तो बहुत सारे मुनाफे को, बहुत पब्लिक है, बहुत सारे लोग होंगे, उन पे तकसीम कर दिया, इसलिए क्या बन गया, डिविडेंड। दे कैन सेल ट्रांसफर देयर ओनरशिप। अच्छा बच्चों, अगर किसी को शेयर होल्डर को सेल करनी है अपनी ओनरशिप, ट्रांसफर करनी है, तो क्या करेगा, आपने शेयर्स किसी और को भेज देगा। और शेयर्स भेजने की सबसे बेहतर जगह कौन सी है, स्टॉक मार्केट। वहां ले जाएगा, वहां पे कुछ खरीदार बैठे होंगे, उनको बेच देगा। अब बताओ, अगर कंपनी तरक्की कर रही है तो शेयर्स कितने का बिकेगा, महंगा बिकेगा, और अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो सस्ता बिकेगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा बच्चों, तो कहते हैं कि इसके क्या राइट्स हैं, एक तो इसको डिविडेंड मिलना चाहिए, राइट्स में पहला राइट ये बता रहे हैं ना क्या मिलना चाहिए, और दूसरा उसका हक है अगर वो अपने शेयर बेचना चाहे तो बेच सकता है, इसके हुकूक है। ठीक है जी। अच्छा, और जब चाहे बेच सकता है। तो स्टॉक होल्डर कैन अटेन एनुअल मीटिंग, इसको एक एनुअल मीटिंग का क्या आना चाहिए, कार्ड आना चाहिए, इनविटेशन। ये भी क्या है इसका हक है, शेयर होल्डर है, बुलाना चाहिए।
आप किसी को ये कह के तो नहीं कह सकते कि भाई तेरा जो है ना तुझे ही नहीं इनवाइट किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, तू हो रही है। हाँ भाई, ना बुरी बात ऐसे नहीं, मेरी दुश्मनी तेरी थोड़ी। अच्छा, सो एनीवे, तो एनुअल राइट्स मेरी तो है ना, तो आपको पता ही क्यों है। कमेटी नहीं खा गया थे ना मेरी एक आंटी की, ये है। और एक आंटी ने रिश्ता नहीं दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, वो कहते थे हम राजपूतों में नहीं करते, तो इसलिए फटा फिर पड़ गया। वो आज तक चल रहा है, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक। अच्छा बच्चा, एनीवे, आप मजाक कर रहा हूँ यार, आपको ऐसे ही खुश करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा कभी रिश्ता गया ही नहीं उनके घर। पहले लड़ाई हो गई थी। अच्छा बच्चों, सो स्टॉक होल्डर कैन अटेंड एनुअल मीटिंग, और एनुअल मीटिंग में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। कैसे इलेक्ट करेंगे बच्चों, वोट डाल के। तो वोट डाल देंगे तो इनको एक पर्ची मिलेगी, उस पे पैनल का नाम लिखा होगा, शेर पैनल, चीता पैनल, बकरी पैनल, बकायदा निशान मिलेंगे ना, क्या, शेर पैनल, चीता पैनल और उनका बकरी पैनल। तो अगर सर सारे बकरी पे मोहरे लगा दें तो फिर चेयरमैन उनका आ जाएगा, और अगर चीते पे लगा दे तो इनका आ जाएगा। ठीक है, और अगर शेर पे लगा दे तो इनका आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, सही होगी बात। अच्छा, नहीं, कंपनीज में सियासत नहीं चलती है ऐसे जैसे ये रिवायती सियासत है हमारी, वहां पैसा कमा के कौन देगा, वहां कमा के कौन देगा। अच्छा, ईच शेयर ऑफ स्टॉक जनरली कैरीज अ वन वोट, एक शेयर का एक वोट। इसका मतलब जिसके पास शेयर ज्यादा होंगे उसके वोट ज्यादा होंगे, यानी उसको पर्चियां ज्यादा दे देंगे, ढेर सारी दे देंगे, ऐसे ही होगा ना। जैसे वो जो शुरू में जिन्होंने आईपीओ लेके कंपनी को कन्वर्ट किया था किसमें, उनके तो 10-10 लाख लगे हुए हैं। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10 रुपए का शेयर में बांट रहा हूँ, फर्ज करें, तो कितने उनको 1 लाख शेयर है, तो मतलब उनको 1 लाख पर्चियां मिल जाएंगी। ऐसे ही होगा, जितने ज्यादा शेयर होंगे उतनी ज्यादा पर्ची, जाहिर है भाई, मालिक जितना स्टेक ज्यादा उतने उसके वोट भी ज्यादा होंगे। अगर फर्ज करो मेरे किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में 51% शेयर मेरे अपने ही है, आमीन तो बोलो ना पहले, आमीन। तो अब क्या होगा बच्चों, 51% शेयर मेरे, इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे वोट पहले ही मेरे पास है, तो मैं ताहयात उसका क्या बन जाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो चेयरमैन बनूं, चाहूँ तो सीईओ बनूं, साथ अपने को 2-4 दोस्त रख लूंगा। दो शायद सबको नहीं रखना, मैं राना काशिफ को रखूंगा, क्योंकि हम दोनों टीचर हैं, हम दोनों का दर्द एक जैसा है। ये तो मालिक है सीएफई के, इनको नहीं हमने रखा। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ तक सही हो गई बात। ये बातें क्लास तक ही रखनी, इधर उधर आपकी बात नहीं करनी। अच्छा बच्चों, नहीं, बात निकल जाए तो आपको पता है कि कानों की भी दीवारें होती हैं। अच्छा बच्चों, ईच शेयर ऑफ द स्टॉक जनरली कैरीज वन वोट, तो जितने वोट, जिसके पास वोट ज्यादा होंगे वो क्या होएगा, वो इलेक्ट हो जाएगा। ग्रुप पूरा, एक बंदा नहीं, पूरा ग्रुप, चेयरमैन भी उसमें होगा, सीईओ भी उसमें होगा, वो कंपनी चलाएंगे। अब ये तस्वीर मैंने लगाई है, नजर आ रही है आपको। लो जी, इसमें आपने ढूंढना है कि चेयरमैन कौन है। खुदा के बंदो, चेयरमैन हमेशा बुजुर्ग आदमी होता है। हाँ, वो चेयरमैन है। जो ज्यादातर तकरीर स्पीच कर रहा होगा हमेशा सीईओ होगा, क्योंकि ज्यादा, देखिए बात ये, मुल्क का सबसे बड़ा रहनुमा सदर होता है, लेकिन इंतजामी तौर पे मुल्क कौन चलाता है, वज़ीर आज़म। इसी तरह कंपनी में सबसे बड़ा चेयरमैन होता है, लेकिन कंपनी चलाता कौन है, सीईओ। लेकिन सीईओ के सारे फैसले मोहताज होते हैं सीएफओ के, क्योंकि वो जो फैसला करेगा फंडिंग कहाँ से आएगी। वो कहता है जी ठीक है, हम गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, कर लो भाई, कर लोगे अकेले, जब तक सीएफओ फंडिंग या बजट नहीं बनाएगा। तो इन दोनों ने पैरेलल चलना है, एक ने पैसा अरेंज करना है, दूसरे ने हिकमत अमली बनाते जाना। और अगर इनकी हिकमत अमली को ये गाइड कर रहा है सबको, क्यों कर रहा होगा, सोचो, कोई फैसला हो रहा है, अगर ये उनको कन्विंस ना कर सका तो फैसला नहीं हो सकेगा, यानी इसके हक में राय
नहीं जाएगी। ऐसे ही हर जो भी काम होता है उसका पूरा एक्सप्लेन कर दें, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पसंद आए तो वो अप्रूव हो जाता है, नहीं तो डिसअप्रूव हो जाता है। इससे इतने गौर गौर से ये डिस्कस कर रहा है। और मेरे ख्याल में वो जो लड़की जिसको आप चेयर में कह रहे हैं ना, सेक्रेटरी नहीं, मेरे ख्याल में CFO है, आई थिंक, क्योंकि दीज आर द मेन डेजिग्नेशंस, दीज आर द मेन डेजिग्नेशन। ठीक है ना, वो लग भी स्मार्ट रही है, वो CFO होगी। सेक्रेटरी आमतौर पर जो है ना वो चेयरमैन के होता तो साथ ही है, लेकिन बहरहाल ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा बच्चों, चले जो भी है, बहरहाल देखिए, हमें इतना पता लग गया कि हमें इतना पता चल गया कि कल्चर क्या है कंपनी का, क्योंकि मैं चाहता था तस्वीरी तौर पे आपको समझ आ रही हो कि है क्या। बाकी आपकी मर्जी है, आप कहें कि नहीं जी ये जो है ना सेक्रेटरी ये वाला बैठा हुआ है जिसकी तस्वीर पूरी नहीं आ रही, ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कौन मना कर सकता है, ठीक है, अज्यूम जो करना है अज्यूम ही कर लो। अच्छा बच्चों, अब कहते हैं स्टॉक होल्डर इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू गवर्न एंड हैंडल द ओवरऑल मैनेजमेंट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, मैनेजर किसके अंडर काम करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये कह रहा है कि उनको हैंडल करेंगे या सुपरवाइज करेंगे, एक ही बात। द डायरेक्टर सेट मेजर कॉर्पोरेट गोल्स एंड पॉलिसीज। तो ये इस वक्त ये क्या सेट कर रहे होंगे, गोल सेट कर रहे होंगे। और जो ऑफिसर कम होंगे उनको क्या करते हैं, हायर करते हैं, एंड ओवरसीज करते हैं फर्म के ऑपरेशन। तो जो तय किया उस पर अमल दरामद करो। ऑपरेशन का मतलब होता है क्या, अमल दरामद। ठीक है जी, नहीं बेटा क्लास में लड़ाई शड़ाई नहीं करनी। अच्छा, एंड फाइनेंसेस में दूसरी क्लास में एक लड़की ने दूसरी को बोतल मार दी इसी तरह, क्लास होते होते, और बड़ी मुश्किल मैंने बचाया। बोतल शुक्र है प्लास्टिक की थी, शीशे की होती तो कितना सीख गया था आज। अच्छा बच्चों, एनीवे तो इस तरह गुस्से वाली बातें क्लास में नहीं करनी, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अच्छा बच्चों चलो वापिस आओ, क्या कह रहा हूँ, डायरेक्टर सेट मेजर कॉर्पोरेशन गोल्स एंड पॉलिसीज, और जो फैसले किए उन पे अमल दरामद करने को क्या कहते हैं, ऑपरेशन। और जब अमल दरामद करेंगे तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पैसों की। कहते हैं स्मॉल फर्म जो होती है ना उनके डायरेक्टर कितने होते हैं, तीन, दो तीन होते हैं, छोटी कंपनी जो है। और कहता है कि जो बड़ी कंपनी होती है उनके डायरेक्टर कितने होते हैं, 10 से 15। जाहिर है इश्यूज ज्यादा होते हैं, डिपार्टमेंट ज्यादा होते हैं, तो फिर लीडर की भी जरूरत या लीडरशिप की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो फिर हम ज्यादा लोग ले लेते हैं। और जब कम छोटी कंपनी हो तो 2-3 से भी काम चल जाता है। अच्छा बच्चों, कहता था लार्ज कॉर्पोरेशन टिपिकली इंक्लूड बोथ कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव एंड आउटसाइडर को भी बुला लिया जाता है। आउटसाइडर को इसलिए बुलाया जाता है कि ज्यादा इल्म लेकर आए। ठीक है जी, उसको कल हमने क्या कहा था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वो हायर कर लिए जाते हैं विजिटिंग के तौर पे, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। बस उसका ये है कि अच्छा ये केस है, ये फर्ज करो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, तो दो बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट को कह दिया कि ये जो सिस्टम बन रहा है इसमें हमारी मदद करेगा, आप हमें इतनी मदद करेंगे, हम आपको इतनी फीस दे देंगे और इतनी मीटिंग्स आप अटेंड करेंगे। तय हो गया, मुआहदा तय हो गया। अब कल एक बच्चा पूछ रहा था उनके पैसे कौन तय करेगा, तो जाहिर है जब इनको डेफिशिएंसी आई है तो ये आपस में तय करेंगे ना कि यार इतने पैसे दे देते हैं, उनको साथ मिला लेते हैं। वो आके क्या करेंगे बच्चों, आके इनको प्रोफेशनल एडवाइस कर देंगे। तो आउटसाइडर जो आएंगे वो क्या होंगे, प्रोफेशनल, और उनके पर्सोनल, और उनकी क्या होंगी, एक्सपर्टीज। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। और आउटसाइड डायरेक्टर ऑफन ब्रिंग फ्रेश व्यू, क्योंकि वो ज्यादा नॉलेज रखते हैं इसलिए तो उन्हें बुलाया है। अगर हमें सारा नॉलेज होता तो हम खुद ना फैसले कर लेते। क्या हाल है बच्चों, बल्कि एक आना भी किसी को ना देते, सारे पैसे खुद रख ले। अच्छा बच्चों, हायर्ड बाय बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द कॉरपोरेशन। तो कहता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो हायर होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, टॉप मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं कौन कौन से होते हैं बच्चों, किधर गया, ये प्रेसिडेंट। और दूसरा बच्चों ये क्या होता है बच्चों, CEO। और ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO।
जी बेटा, बराबर रैंक है दोनों का। चेयरमैन सबसे बड़ा है, ठीक है, सीईओ डायरेक्शन देता है और फाइनेंशियल डायरेक्शन सारी सीएफओ देता है, यानी उसका जितना प्लान होता है उसे वो इम्प्लीमेंट करता है। तो ये तकरीबन बराबर है, इनका कोई ऐसा रैंकिंग कंपैरिजन नहीं है, बल्कि ये ज्यादा पावरफुल है, सीएफओ ज्यादा पावरफुल है। आप देखिए ना, देखिए सीईओ डायरेक्शन दे सकता है ना, लेकिन अगर वो पैसे रोक ले तो सारा काम ठप हो जाता है। तो बड़ा पावरफुल होता है इसलिए कि पैसे सारा बजट, बल्कि सीईओ को भी गाड़ी चाहिए हो ना तो अप्रूवल किससे लेनी पड़ती है? सीएफओ के कि इस साल बजट नहीं है, वो तो खुद ही कर लेगा। वो तो बस वो फिर कमिट एक दफा बोर्ड में बात कर लेगा सबके सामने, तो सब कोई इतराज नहीं कर रहा तो बस हो गया काम। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, और बच्चों कंपनियां बड़ी हों तो और ओहदे भी होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट भी रखा होता है कि प्रेसिडेंट बुरा हो गया है तो कहीं बीमार हो जाए या ज्यादा बीमार हो जाए या उससे ज्यादा बीमार हो जाए, तो एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। और बच्चों एक कैश की रखने वाला बंदा होता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रेजरर। ये प्लानर होता है, और लेकिन कैश ज्यादा होल्ड कौन करता है? ठीक है, सीएफओ डॉक्यूमेंटल है, लेकिन वैसे कैश में खजाना ट्रेजरर के पास होता है। ट्रेजरर की उर्दू होती है खजाना दार। हाँ खजाना दार यार, सही है, खजांची मुश्किल है लिखना। अच्छा बच्चों, तो ये क्या है? ये खजांची है। करेंसी वगैरह जो कंपनी की पड़ी हुई है वो इसके पास पड़ी हुई है, और चेकबुक भी इसके पास है। सीएफओ चेकबुक तो नहीं ना रखेगा, वो तो बड़ा अफसर है, वो अब चेक काटता फिरेगा, वो चेक साइन करेगा, लेकिन खजाना सारा इसके हाथ में होगा, और ये भी बहुत बड़ा क्वालिफाइड बंदा होता है। और कंपनी का एक लाजमी सेक्रेटरी होगा, क्योंकि सबकी अपॉइंटमेंट किसने करनी है? नीचे वाले अफसर की सारी अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ने करनी है। ठीक है जी। और कल बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इनको पैसे कौन देता है, पता लग गया कौन देता होगा पैसे? ठीक है। अच्छा बच्चों, सो रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट, ये जिम्मेदार है कॉर्पोरेट गोल्स को सेट करने के, और ऑफिसर में आल्सो बी बोर्ड मेंबर एंड स्टॉक होल्डर। ये कल एक बच्ची ने पूछा था कि उसको तनख्वाह भी मिलेगी और शेयर्स भी होंगे उसके पास, तो उसने कहा कि बोर्ड के जो मेंबर हैं वो शेयर्स भी रख सकते हैं और वो बोर्ड के मेंबर भी हो सकते हैं। बोर्ड के मेंबर के तौर पे उन्हें क्या मिलेगी? सैलरी। और स्टॉक होल्डर के तौर पे क्या मिलेगा? डिविडेंड। ठीक हो गया बच्चों? तो दोनों मिलेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब जाहिर है महीना पूरा आपने काम किया, आपने जी डिविडेंड मिलेगा तो घर चला लेना, और बेचारा साल क्या करेगा? है भाई, अचार रोटी खाता रहेगा। अच्छा बच्चों जी, मीर हमजा बेटे सवाल कर लीजिए, आप करना चाह रहे हैं तो ये लो अलाउ कर दिया तुम्हें, बताओ। नहीं? चलो ऐसा कर लो, सवाल लिख के कर लो बेटे। यहाँ पे लिख दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन आता है? अच्छा बच्चों, बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है, जो टीम आपने इलेक्ट की है वो सारे आएंगे, उसमें सीईओ होगा, सीएफओ होगा, मैंने तस्वीर भी दिखाई, उसमें भी तुम्हें बंदे गिनवाए हैं, बच्चों ने भी बताया। ठीक है, डायरेक्टर की लिमिट है या बेटे, ये अभी बात क्लियर हो गई, छोटी कंपनी के 3 होते हैं और बड़ी कंपनी के 15-20 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक हो गया बच्चों? जरा देखें इसमें क्या कहा है। जी बेटा। आपने कहा कि मैक्सिमम 10 से 15 होते हैं डायरेक्टर, जबकि सीईओ वगैरह अपने में से अपॉइंट करते हैं तो इनकी तादाद कम होती है, तो ये सिर्फ 15 फिर से कर लेते हैं या पक्के मैनेज? देखिए आपका सवाल जो है ना वो कुछ मुझे जो समझ आया है कि अगर कोई सीईओ, सॉरी अगर कोई डायरेक्टर अल्लाह को प्यारा हो जाए, यही शायद आप कहना चाह रहे हैं। डायरेक्टर्स हैं, आपने कहा कि ये अपॉइंट करते हैं सीईओ, तो यार एडी कमी की जरूरत है? जब कंपनी में जाओगे पता लग जाएगा, अभी तो पहला कोर्स है और तुम अभी से चाहते हो कि पूरा निजाम है। अच्छा, जो डायरेक्टर चला जाएगा रिजाइन कर जाएगा, उसका दूसरा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं अपने में से, डायरेक्टर इलेक्ट होते हैं बेटा, इलेक्शन में हो गए। अब इन्होंने सीईओ अपॉइंट करने,
बेटा सीईओ तो उस वक्त नाम में दे नहीं दिया था लिस्ट में आपने कि हमारा ये सीईओ होगा। अगर कोई बंदा शॉर्ट हो तो अपॉइंट करोगे ना, क्या आपका सीईओ अल्लाह ना करे बीमार हो गया, छोड़ गया किसी वजह से, फिर अपॉइंट करेंगे हम। अदरवाइज क्या होगा कि उसने नाम दिया वो उसी में से सीईओ आ जाएगा। अपॉइंटमेंट किस सूरत में होगी? अगर वो बंदा हमारे पास नहीं है, किसी वजह से नहीं रहा। अच्छा बच्चों, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? पहली बात ये है कि इतनी सारी आवाम का पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाए तो कितना पैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब हम किसी से कोई चीज खरीदने जाएंगे तो बहुत बड़ी मिकदार में खरीदेंगे, वो सस्ता देगा महंगा देगा? सस्ता देगा। तो कहता है कॉरपोरेशन स्ट्रक्चर अलाउ करता है कंपनीज को मर्ज करके फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज इकट्ठे कर लें। नतीजे के तौर पे क्या होगा बच्चों? इनका बहुत बड़ा पोटेंशियल आ जाएगा। किस चीज का? मुनाफा कमाने का। छोटी कंपनी ग्रो करेगी कितना कर लेगी, और बड़ी कंपनी ग्रो करेगी तो मिलीनियम टाइप का ग्रो करेगी ना। क्या हाल है बच्चों? जैसे टोयोटा है, लक्सिस है, तो वो तो मुनाफा फिर बहुत बड़ा कमाते हैं। लिहाजा एक ही जगह सबके पैसा इकट्ठा होने से एक बहुत बड़ा पावर सेंटर बन जाएगा। जब किसी से डील करेगा सस्ती से सस्ती अच्छी चीज लेगा और अपने पास पैसा ज्यादा कमाएगा। सही होगी बच्चों? लिमिटेड लायबिलिटी सब बच्चों को पता है क्या होती है? कि जो पैसा लगाया वो। अब ये तो नहीं पूछोगे सर लिमिटेड लायबिलिटी किस रंग की होती है? अच्छा, कहते हैं एक की एडवांटेज ऑफ कंपनीज दैट दे आर सेपरेट लीगल एंटिटीज दैट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम देयर ऑनर। वो मालिकान से अलहदा है। लिहाजा जो डील हो रही है वो किसके साथ हो रही है बेटा? कंपनी के साथ। जो शेयर होल्डर है उसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई नफा नुकसान है तुम जानो और कंपनी जानो। तो आगे जाके कहता है अगर कंपनी क्या हो गई? बैंकरप्ट, तो शेयर होल्डर की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्रेडिटर लुक ओनली टू एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, ही उसके एसेट पे नजर होगी कि यार ये बेच के मेरे पैसे दे दो, लेकिन ओनर को कोई खर्च नहीं होगा। ठीक होगा बच्चों? अच्छा, ईज ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप, ये कैसे भाई? कहता ओनरशिप जब दिल चाहे ट्रांसफर कर दो, शेयर्स बेच दो। कहाँ बेचोगे जाके? स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक पब्लिक कंपनीज है, और जब तुम्हारा दिल चाहे एनी टाइम, तुम्हारा दिल चाहे नहीं मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं छोड़ रहा हूं इसको, छोड़ दो। कंपनी की बात होगी। ठीक है जी। और जाके वो बेच के कोई और शेयर ले लो, तुम्हारी मर्जी। इसमें चेंज अलाउड है। अच्छा बच्चों, अनलिमिटेड लाइफ। वैसे मैं एक बात कहूं, इस्लाम के एंगल से ना अनलिमिटेड नहीं लिखते, ऐसा करते हैं ये काट के ड्यूरेबल लाइफ कर देते हैं। क्यों बोला? इस्लाम में अनलिमिटेड लाइफ किसकी है? अल्लाह की। ओ माशाल्लाह, सबको पता है, कितनी अच्छी बात है। ड्यूरेबल लाइफ, ये है ईमान। अच्छा बच्चों, सो ड्यूरेबल लाइफ कर देते हैं, क्योंकि जिस दिन क्यामत का सूर फूका जाएगा टोयोटा होगी, नेस्ले होगा? नहीं होगा। तो लिहाजा इसकी ड्यूरेबल लाइफ कह देते हैं, अनलिमिटेड नहीं करते। कहते हैं लाइफ ऑफ कॉर्पोरेशन इज ड्यूरेबल बिकॉज कंपनी इज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर जीता रहे, अल्लाह को प्यारा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नए लोग शेयर खरीदते रहेंगे, पुराने लोग शेयर बेचते रहेंगे, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। एक मिसाल देता हूं आपको। कोको कोला बनी थी 1886 में, 1880। कितने साल हो गए? अंदाजा करेंगे, इतने सालों से है। और पेप्सी कब बनी थी? पेप्सी कब बनी थी बच्चों? 1891 को। अच्छा, मजे की बात है कि नहीं है? तो इनकी लाइफ लंबी चौड़ी है। ठीक है। जैसे मैंने किससे सुना था जिन्हों की उम्र 500 साल होती है, 700 साल होती है, मैंने कितने साल होते हैं। अच्छा बच्चों, आगे आ गया एबिलिटी टू अट्रैक्ट फाइनेंस। आप बताइए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके शेयर्स हम खरीदना चाहते हैं, अट्रैक्शन है। क्यों? कि वो पैसा कमाती है, इसलिए वो कहता है कि कंपनीज कैन रेज मनी बाय सेलिंग
न्यू शेयर, नया शेयर बिकेगा, लोग फौरन उठा लेंगे बड़ी कंपनीज का। और डिवाइडिंग ओनरशिप इनटू स्मॉलर यूनिट्स मेक अफोर्डेबल टू मोर इन्वेस्टर। वैसे एक बड़ी मशीन लेना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जब शेयर्स बिक रहे हो तो एक बड़ी मशीन को छोटे छोटे ओनरशिप के पार्ट में ब्रेक कर दिया, वो पार्ट हम खरीद सकते हैं, ओनरशिप पार्ट, जिसको हम शेयर्स कहते हैं, लेकिन हम मशीन मशीन नहीं खरीद सकते। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? हम वो तो खरीद सकते हैं, लेकिन मशीन हमारे लिए क्या है, मुश्किल है पूरी लेनी। लिहाजा ये आसान है हमारे लिए कि क्या बच्चों, वी कैन परचेज वन और सेवरल थाउजेंड शेयर, हम एक शेयर भी खरीद सकते हैं और सेवरल थाउजेंड भी खरीद सकते हैं। कहता था लार्ज साइज स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी आल्सो हेल्प टू गेट बैंक फाइनेंसिंग। आप बताओ, आप लोन लेने जाओ, बैंक आराम से दे देगा? नहीं। छोटी कंपनी जाए तो आराम से दे देगा लोन? नहीं, बड़े सारे फॉर्म, गारंटियां, पता नहीं क्या क्या चीजें मांगेगा। लेकिन अगर बड़ी कंपनी जाए तो उससे तो, बल्कि बड़ी कंपनी तो कहती है आगे बता जाओ, तो वो जाकर उसकी रिपोर्ट भी सुन के आते हैं और वहां बैठ के हाँ करके आते हैं। यानी वो बैंक जाते ही नहीं, बैंक मैनेजर खुद कागज लेके उनके पास जाके साइन करा के आता है। क्या हाल है बच्चों? यस सर। जैसे आपने अमीर लोग देखे होंगे, हम डॉक्टर के पास खुद जाते हैं और डॉक्टर हमें स्टूल पे बैठा देता है, फिर बारी आती है 30-40 मरीजों के पास, फिर हमें चेक करता है। और अमीर आदमी क्या करता है, फोन करता है और डॉक्टर उसके घर जाता है। फिल्मों में मैंने देखा है वैसे, ऐसे नहीं, हकीकत बात है। मैंने, मेरी फैमिली में कोई अमीर आदमी है नहीं इतना जी। हाँ ये बात है, लेकिन ये है कि तुम जो बातें करते हो इतनी बता दो, मेरी फैमिली में पुलिस में बड़े लोग हैं। हाँ, बड़े लोग हैं, फौज में भी बहुत हैं, ISI में भी बड़े। बंदा बन जाओ बस, बड़ी बातें होगी, गुस्सा ना चलाएगा। ऐसे उल्टे उल्टे सवाल करेगा, अच्छा वो बंदा मर जाए तो फिर की होएगा। मैं भी बस बात बनाता हूँ और मेरा बंदा ही मार देगा। कमाल है यार। वो लतीफा हो गया ना, कहते जी मैं जंगल में जाऊंगा, कहता जी शेर आ जाएगा। कहता है अच्छा तो मैं दरख्त पे चढ़ूंगा, कहता शेर दरख्त पे चढ़ जाएगा। कहता मैं भाग जाऊंगा, कहता शेर पीछे आ जाएगा। कहता मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, कहता शेर पहाड़ पे आ जाएगा तो ठहर जाएगा। तू मेरे यहाँ की शेर आ चले जाते तय कर ले। तो वो हमेशा शेर वाला ही रहता है। मैं मिसाल दे, मेरी मिसाल दे मेरा करके। अच्छा भाई छोड़ दे, फिर क्या? अच्छा भाई सही है। अच्छा भाई, यहां तक बच्चों बात समझ आती है कि बड़ी कंपनी के लिए फाइनेंसिस अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब बच्चों आगे क्या इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज, इसको डबल टैक्स पड़ता है। वो कैसे, देखिए, जब कंपनी की स्टेटमेंट बनती है और पता चलता है कि कंपनी ने काफी मुनाफा कमाया है, तो हुकूमत क्या कहती है, इस प्रॉफिट में से मुझे टैक्स दे दो। फिर उसको जब डिवाइड करके उसमें से डिविडेंड निकाले जाते हैं तो हुकूमत के ठहर 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 ठहर, ये पैसा किसको दे रहे हो? वो कहते हैं जी ये शेयर होल्डर को, तो लेकिन उनका तो पहला मुनाफा है ना ये जब दोगे इसमें से भी क्या निकाल लेना, टैक्स निकाल लेना। और वो कंपनी कहती है जनाब आपने उधर से निकाल तो लिया था, ये वही पैसा होगा। नहीं नहीं, तुम्हारा पहली दफा मुनाफा आया था ना, फर्स्ट जहां प्रोड्यूस हुआ है, तो जहां मुनाफा प्रोड्यूस हुआ वहां तो टैक्स लेने लेना है। लेकिन उसके घर जब जाएगा तो वहां तो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हो रहा है ना, लिहाजा वहां पे भी क्या होगा, वहां भी टैक्स होगा। तो एक टैक्स यहाँ देना पड़ेगा और एक टैक्स डिविडेंड के वक्त भी देना पड़ेगा। इस तरह टैक्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसने कैसे लिखा है, कहता है कंपनीज मस्ट पे इनकम टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट इन एडिशन टू प्रॉफिट, इन एडिशन टू एनी प्रॉफिट डिविडेंड पेड टू स्टॉक होल्डर। यानी डिविडेंड पे भी देना है और अपने मुनाफे पर भी देना है। तो एक इसमें से टैक्स देंगे और एक इसमें से देंगे, इस तरह डबल टैक्स पड़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। एक और चीज आ गई क्या, अच्छा ये क्लियर है आपको? आगे आ गया कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। एज आउटलाइन अर्लियर, फॉर्मिंग कॉर्पोरेशन involves several steps. Cost can run into thousands of rupees, including registration, license fee, as well as attorney's fee and accountant। तो बड़ा खर्चा पड़ जाता है शुरू में ही।
एक जगह फर्म करने जाना है, वहां वकील लिख के देगा बहुत सारी चीजें। फिर उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? अकाउंटेंट चाहिए। और फिर रनिंग के लिए उसके एक लाइसेंस की जरूरत भी है। तो ये तो शुरू में बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा। ठीक है जी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। यानी इसकी फाउंडेशन के लिए, यूं मुख्तसर कहिए, इसके फाउंडेशन के लिए, कागजी कार्रवाई के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। राइट बच्चों? यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए बड़े पैसे लग जाएंगे। अच्छा, इस लिहाज से आपने देखा होगा पहले दोनों बिजनेसेस में एक बात एडवांटेज में लिखी हुई थी। पहले दोनों बिजनेसेस में एक बात क्या लिखी हुई थी? ईज ऑफ फाउंडेशन। वहां पे कागजी कार्रवाई, वकील की कार्रवाई और कागजों की जरूरत नहीं थी। राइट बच्चों? अच्छा जी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप को आजाद छोड़ा हुआ है, पार्टनरशिप को आजाद छोड़ा हुआ है, लेकिन इनके ऊपर क्या है? बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। इनका एक इदारा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ। ये पता है कौन सा इदारा है? जो मैंने शुरू में कहा था, जहां जाके रजिस्टर्ड करा के आए हैं, उसका नाम क्या है? SECP। अच्छा बेटो, ये नाम याद करना पड़ेगा बच्चों, ये पेपर में आ जाएगा। ठीक है, SECP का मतलब क्या है? लिहाजा इसकी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी? पब्लिश करनी पड़ेगी। तो भाई पब्लिश करने में प्रिंटिंग के पैसे लगेंगे, लिहाजा और रिस्ट्रिक्शन है। आपने रिपोर्ट प्रिंट करनी है और अखबार में नहीं छापनी, लेकिन जरायद की शक्ल में, मैनुअल की शक्ल में छाप के तमाम शेयर होल्डर्स को बेचनी है। और पब्लिक में कोई मांग ले आपको, आपको वो देनी पड़ेगी। तो लिहाजा ये सारे क्या हैं? सख्ती है इनके ऊपर। तो उसके अंदर अगर आपने एक ट्रैक्टर खरीदा है तो भी लिखो, एक कील खरीदा है तो भी लिखो, एक स्विच खरीदा है, एक एक चीज की आपने डिटेल उसके अंदर प्रिंट करनी। तो मुश्किल हो गया ना काम। तो ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, और हुकूमत ने टैक्स इसके ऊपर लेना है। और फिर इस रिपोर्ट का एक और काम, इसका एक और काम कराना है, इसका किसी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से क्या कराना है? ऑडिट के रिपोर्ट से ही बनी के। इसी कानून की वजह से तो CA की वैल्यू है। अगर ये कानून ना होता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत ही ना होती। वो जाके किसी वकील से ऐसे ही मोड़ लगवा लेते, जैसे आप लोग नोटरी पब्लिक की मोड़ लगवा लेते हैं 50 रुपए में। लेकिन ये जो फर्म्स होती हैं, इतने आराम से किसी चीज को अटेस्ट नहीं करती। सही हो गया बच्चों? अब कितने फॉर्मेट हो गए बिजनेस के, आपको याद हो गए? कौन कौन से? कल हम इन तीनों को रिवाइज करेंगे। अच्छा, इसको रिवाइज पता है कैसे करेंगे? हम बना लेंगे एक टेबल, और टेबल के ऊपर बना लेंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स, और हर एक का उसके सामने लिखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, हमें याद हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, इसकी तैयारी कैसे करेंगे हम? इसकी तैयारी आप ऐसे करेंगे बेटा कि इसके आने MCQs पेपर। आपका बहुत दिल चाहे तो आप किताब के ऊपर छोटे छोटे क्या बना लो? पॉइंट्स बना लो, और उनको 2-3 दफा रिवाइज कर लो, पढ़ लो बस। और जब पेपर